हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे हमारा पिछले वर्ष का सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाला जो कोर्स था वो था यूपीएससी 2020 करंट अफेयर। तो उसी क्रम में हम यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं यूपीएससी 2021 करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर ना ही केवल आपको यूपीएससी में मदद करेगा, बल्कि जितने भी आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में, चाहे वो यूपीएससी का हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, इन सभी में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और इसमें जो डिस्कशन रहेगा वो आपको बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा ताकि आप सभी प्रकार के एग्ज़ाम में कंफर्ट फील हो सके इस पूरे वीडियो को लेकर के। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर के चल रहे होंगे आगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा एक और कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसमें हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरा टॉपिक रहेगा गुरु गोविंद सिंह जयंती, तीसरा टॉपिक रहेगा युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21। इन 3 विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और अंत में इन्हीं 3 विषयों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसे को लेकर के मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। उसके लिए आपको जो लेक्चर है पूरा ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो देखिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित कहाँ पर है? तो कर्नाटक में स्थित है ये। और उसी के नज़दीक एक नुगु नामक जलाशय है जहाँ पर कुछ जंगली हाथियाँ फंस गई थी, जिसको बचाया गया, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। तो देखिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक बाघ जनगणना हुई 2018 के आंकड़ों को लेकर के, तो देश में मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में दूसरे सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। तो जो जनगणना हुई थी यहाँ पर 2018 वाली, तो उसके आधार पर मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। वर्ष 1985 में वेणुगोपाला वन्य जीव पार्क से सटे क्षेत्र में शामिल करके इसको पूरा जो क्षेत्र, इसमें इसके क्षेत्र को वृद्धि की गई और भी कुछ क्षेत्र को इसमें जोड़ा गया। इसके बाद इसका नाम बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि क्या इसका प्रारंभ में ही नाम था बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो नहीं था इसका प्रारंभ में नाम। 1985 तक इसमें वेणुगोपाला वन्य जीव पार्क के कुछ क्षेत्र थे, उसको मिला करके इसका नाम बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। देखिए, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो मैंने बताया आपको कि ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में ये मैसूर जिला और चामराजनगर, मैसूर जिला और चामराजनगर है, वहाँ पर ये पूरे 2 क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके साथ साथ यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में त्रि जंक्शन क्षेत्र में भी स्थित है ये, लेकिन बेसिक इसका जो हिस्सा है ये कर्नाटक में स्थित है। फिर यह जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी ये हिस्सा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे। अगर हम इसकी पारिस्थितिकी की बात करें, इसको यहाँ पर जो इकोलॉजी है उसमें किस प्रकार की विविधता है, डाइवर्सिटी है, तो यह देश के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में माना जाता है। इसके आसपास बहुत सारे जंगल के जो क्षेत्र हैं वो घिरे हुए हैं। दक्षिण में मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम में वायनाड टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि केरल में स्थित है। फिर काबिनी जलाशय उत्तर पश्चिम में बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व को अलग करती है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था नागरहोल के बारे में, पूरा का पूरा बहुत डिटेल में समझाया था। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये जो है ये दोनों के दोनों को अलग करता है यहाँ पर काबिनी जलाशय जो है। फिर यदि हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता की बात करें, तो यह विभिन्न पुष्प प्रजातियों से यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेगा जैव विविधता भी पाई जाती है। ये इसकी जो मेगा जैव विविधता है, मतलब मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है, ये इसकी एक विशेष प्रकार से इस पे स्पेशलिटी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको लेकर के पहचान प्राप्त हुआ है इस चीज़ को। फिर बांदीपुर के साथ साथ यहाँ पर नागरहोल, मुदुमुलाई, सत्यमंगलम और वायनाड में बाघों की वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है इस पूरे क्षेत्र में। नाम सुन लीजिए एक बार, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमुलाई, सत्यमंगलम, वायनाड,
ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा विश्व भर की सबसे ज़्यादा बाघों का संख्या पाया जाता है। फिर यह विश्व में एशियाई हाथियों की आबादी का सबसे बड़ा आश्रय स्थल भी है तथा मैसूर एलिफेंट रिजर्व का ये हिस्सा भी है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है। नदियाँ और उच्चतम बिंदु की अगर हम बात करें तो यहाँ यह पार्क उत्तर में काबनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी के मध्य स्थित है। नुगु नदी पार्क के मध्य में बहती है। पार्क का जो उच्चतम बिंदु है वो हिमवद गोपाला स्वामी बेट्टा नामक पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि बांदीपुर का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है तो गोपाला स्वामी बेट्टा नामक जो स्थल है बांदीपुर टाइगर रिजर्व का सबसे उच्चतम स्थल माना जाता है, पहाड़ी माना जाता है। फिर इसके अलावा बांदीपुर के अलावा कर्नाटक में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं तो यहाँ पर भद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, डंडेला अंशी टाइगर रिजर्व है। फिर बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बांदीपुर के अलावा 4 टाइगर रिजर्व और भी है कर्नाटक में। इसके अलावा मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य को बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाने का भी प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। भविष्य में इसको भी जो स्थल है इसको बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। फिर यदि हम बात करें एशियाई हाथी की तो देखिए एशियाई हाथी उप प्रजातियाँ, एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक तो भारतीय है, सुमात्रा है और श्रीलंकाई है। तो यहाँ पर 3 हाथियों की जो प्रजाति है वो पाई जाती है और हाथियों की जो संख्या है वो भारतीय महाद्वीप मतलब जो एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है और अन्य देशों में ज़्यादा नहीं पाई जाती है। और आपने अफ्रीकन हाथियों के बारे में सुना होगा, तो ये पूरा क्षेत्र में ही हाथी पाई जाती है। अगर आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पर हाथियों की संख्या नहीं पाई जाती है। अगर हम इनकी बात करें संरक्षण स्थिति की तो IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्तमय प्राय जो श्रेणी है उसमें इनको रखा गया है हाथियों को। फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनकी जो सूची है इसमें सूची 1 में इसको शामिल किया गया है, अनुसूची 1 में मतलब स्केड्यूल 1 में इसको शामिल किया गया है। संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं भारत में, तो अगर इसको हम देखें तो एक गज यात्रा चलाई जाती है जिसके माध्यम से लोगों को अवेयर करना होता है हाथियों के प्रति। फिर हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी हेतु कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम माइक है, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। माइक नामक एक प्रोग्राम चलाया जाता है जो कि हाथियों के जो इलीगल हत्या की जाती है, अवैध रूप से उनको मारा जाता है उनके हाथी दांत के लिए, उसके लिए प्रोग्राम चलाया जाता है। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया जाता है। तो मुझे आप बताइए, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि प्रोजेक्ट हाथी जो एलिफेंट है वो प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती के बारे में। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती है वह प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इसके बाद सिख धर्म का कोई गुरु नहीं हुआ, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब की परंपरा स्थापित की गई। तो इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1966 को पटना बिहार में हुआ था। और पटना जो आज पता है आपको बिहार की राजधानी है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती नानक शाही कैलेंडर पर आधारित है जिसके अनुसार वर्ष 2021 में इनकी जो जयंती है वो 20 जनवरी को मनाई गई। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये इनके पिता जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे। सिख धर्म के 9वें गुरु के बाद जो गुरु गोविंद सिंह हुए ये आपके 10वें गुरु माने जाते हैं। ये 9 वर्ष की आयु में सिख धर्म के 10वें गुरु बने और वर्ष 1708 में इनकी हत्या कर दी गई। तो इनका क्या योगदान रहा सिख धर्म को लेकर के, तो अगर हम इनकी बात करें धार्मिक योगदान की तो इन्हें सिख धर्म में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है जिसमें इन्होंने बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत करी। तो बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की जाती है। इन्होंने खालसा को 5 क दिए, 5 क मतलब 5 के दिए जिसमें सिद्धांतों का पालन करना था। ये 5 ककार की अगर हम बात करें तो केश, कंघा, कड़ा, कच्छा जो है, इसके बाद कृपाण, ये आस्था की 5 वस्तुएं हैं जिसे खालसा में हमेशा से धारण करना चाहिए, ये इन्होंने अवधारणा दिया। फिर इन्होंने खालसा योद्धाओं को पालन करने हेतु कई अन्य नियम भी निर्धारित किए जैसे कि तंबाकू, शराब, हलाल, मांस से परहेज आदि की इन्होंने अवधारणा दी है। खालसा योद्धा निर्दोष लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, ये भी इन्होंने अवधारणा दिया।
फिर इन्होंने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा और सिखों के लिए धार्मिक पुस्तक को दोनों समुदायों के लिए अगला गुरु घोषित कर दिया। मतलब इनके बाद कोई भी सिख धर्म का अगला गुरु नहीं हुआ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर एक पुस्तक रखी गई जिसे खालसा का जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको बताया गया, वही उनका गुरु रहा इनके बाद, मतलब 1708 के बाद। फिर सैन्य वर्ष की अगर मतलब इनकी बात करें सैन्य योगदान क्या रहा, तो वर्ष 1705 में मुग़लों के खिलाफ मुत्तसर की लड़ाई लड़ी इन्होंने। फिर 1704 में आनंदपुर की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की मां को उनके दो नाबालिग पुत्रों की हत्या कर दी गई। मतलब इनके मां और इनके जो दो नाबालिग पुत्र थे इन दोनों की हत्या कर दी गई। इस लड़ाई में उनके बड़े बेटे की भी मौत हो गई थी। फिर अगर हम बात करें साहित्यिक योगदान का क्या रहा गुरु गोविंद साहब का, तो उनके साहित्यिक योगदान में जाप साहिब, बेती चौपाई और अमृत सवाई आदि शामिल है, इनके द्वारा रचित की गई। फिर इन्होंने जफ़रनामा में लिखा था कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र था। ये जफ़रनामा का अगर हम पूछा जाए कि इन्होंने ये किसके लिए लिखा गया था, तो ये मुग़ल जो शासक थे औरंगजेब, उनके लिए लिखा गया एक पत्र था इनके द्वारा। तो ये हमारा गुरु गोविंद साहिब के बारे में जानकारी थी। तीसरा जो अगर हम बात करें तो यह है युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21। तो भारतीय वायुसेना की ये अभ्यास है ये, जिसमें से फ्रांसीसी वायुसेना के अंतरिक्ष बल के साथ ये युद्धाभ्यास किया गया और ये जोधपुर के हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। इसका आयोजन 20 जनवरी से 24 जनवरी 2021 के मध्य आयोजित किया गया था। और ये एक बायलैटरल युद्धाभ्यास है जो कि दोनों देशों की वायु सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ फ्रांस की, तो फ्रांस जो है यूरोपियन कंट्री का एक हिस्सा है। इसकी जो राजधानी है वो पेरिस है। इसके अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, स्पेन है। इसके अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, इंग्लिश चैनल है। चलिए आप मुझे बताइए कि इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य है, तो एक तो फ्रांस है और दूसरा देश कौन सा है। फिर इसके अगर हम दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी। तो ये तो इसके पड़ोसी देश हो गए। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें इस पूरे युद्धाभ्यास की मेन पॉइंट्स की, तो देखिए इस युद्धाभ्यास में दोनों पक्षों द्वारा राफेल को शामिल किया गया था। पहली बार दोनों देशों ने मध्य जो राफेल फ्रांस ने भारत को दिया है तो उनको भी एक्सरसाइज में शामिल किया गया था। इसके साथ साथ ये जो इन दोनों देशों की जो टुकड़ियां हैं उन्होंने एशिया में स्काई रोज तैनाती में हिस्से के रूप में कार्य किया था। और फ्रांस और भारत के जो राफेल लड़ाकू जेट हैं इनका एक्सरसाइज जो हुआ इस युद्धाभ्यास में बहुत ही एक अच्छा वेटेज दे के लेकर के आया कि दोनों देशों ने के मध्य जो एक्सचेंज हुआ है इक्विपमेंट्स का, उनको अच्छे से एक्सरसाइज करने का मौका मिला इसके माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 में से अब तक भारत में लगभग 8 राफेल लड़ाकू जो जेट हैं को शामिल किया जा चुका है, उनको ऑपरेशनल में किया जा चुका है, कमीशन किया जा चुका है। इसके साथ साथ 2016 में 7.87 बिलियन यूरो है, इसकी लागत से फ्रांस के द्वारा भारत को 36 राफेल जेट विमानों का अनुबंध हुआ था, जो कि भारत में उसके खेप आने लग गए हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि फ्रांस और भारत के मध्य कुछ अन्य एक्सरसाइजेस भी होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जैसे कि वरुण होता है जो कि नौसेना का युद्धाभ्यास होता है, गरुड़ होता है जो कि वायुसेना का युद्धाभ्यास होता है, और शक्ति होता है जो कि ये शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। फिर मैं आपको बता दूं कि जो एक और अन्य अभ्यास होता है जो कि गगन शक्ति कहलाता है। तो गगन शक्ति जो होता है इसमें सभी जैसे कि रेगिस्तान, अधिक ऊंचाई, समुद्री परिदृश्य में संचालन और विशेष अभियान शामिल होते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के अभ्यास किया जाता है, जिसमें रियल टाइम एरियल कॉम्बैट, हवा से हवा सतह पर मुकाबला, पैरा ट्रूपर अटैक और मेडिकल जो एक्टिवेशंस होता है इसके लेकर के सारे क्षेत्रों में संचालन किया जाता है। मतलब ये सभी प्रकार के सेनाओं को लेकर के एक एक्सरसाइज किया जाता है जिसका नाम गगन शक्ति अभ्यास है। इसके बाद देखिए गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है।
तो ये वाले जो दोस्तों जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस मतलब जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से संबंधित जो भी हो सकते थे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और इसी से संबंधित अब कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिसका मुझे उम्मीद है कि आप लोग जवाब जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब मैं ये पहला जो प्रश्न है वो है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? पहला ऑप्शन है 1969, सेकेंड ऑप्शन है 1972, थर्ड ऑप्शन है 1976 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1979। थर्ड क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन किस वर्ष हुआ था? मतलब उनका जो जन्म वर्ष है वो किस वर्ष है? 1656, 1666, 1676, 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट किस देश के साथ किया? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जिसको भी आप समझते हैं कि उसके लिए यूज़फुल हो सकता है उसको शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो समय पर, जिस समय के लिए आपको बताया गया उस समय पर ये मिल जाया करेगा। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।